और इसको पाकिस्तान डेवलप करना चाहता है। ग्वादर पोर्ट बनी है, कोस्टल हाईवे बनी है, बहुत आरसीडी हाईवे है, सारी पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की है। तो ये उसको रोकना चाहते हैं और वहां पर ये अमन अमान का, नुक्से अमन का मामला क्रिएट कर। हम्म। जहां तक मामला कश्मीर का है, पहले तो जैसे पठानी साहब ने कहा हम्म। कि आपस में ताल्लुकात होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के, बिल्कुल सीबीएम्स होने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, हम्म। और दोनों मुल्कों को आपस में करीब आना चाहिए, तो ये चीजें भी खत्म होती जाएंगी। हम्म। लेकिन एक बात आप भी अपने जहन में बिठा लें कि हम्म। देखें, आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, हम उसको आजाद कश्मीर कहते हैं। जो कश्मीर का हिस्सा आप लोगों ने कब्जे में लिया हुआ है, उसको हम ओ इंडियन हो। हेड कश्मीर अच्छा, कहते मतलब हैं। मुझे लग रहा है मेजर और नदीम शेख साहब, आप तो शायद सेंसिबल बोलते हैं, हमने कब्जे में लिया। अरे भाई, पेपर पे जो रहा उसके बाद में कौन से कबीले भारत की सीमा में दाखिल हुए, कौन से कबीले अंदर तक आए थे, करगिल के वक्त में किन्हें खदेड़ा गया था। मतलब मैं आपसे तो कम से कम मुझे लग रहा था कि आप शायद इस बात को सेंसिबल वो बताएंगे, लेकिन मैं आपसे रिकॉर्ड तो की उम्मीद बात नहीं थी सर ये। 47 में डिसाइड हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, हम्म। ठीक है, वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। हम्म। तो उसके अंदर ये कश्मीर जो था, ठीक है, ये प्रिंसलेस स्टेट था, हम्म। तो लेकिन इसका जो रूलर था वो हम्म। हिंदू था, ठीक हम्म। है, महाराजा गुलाब सिंह। हम्म। और उसने भी उस वक्त तक एक्सेशन का डिसाइड नहीं किया था। जब हमें पता चला मुसलमानों को कि ये तो अगेंस्ट दी जो मुस्लिम मेजॉरिटी की विल है, उसके अगेंस्ट ये कोई एक्सेशन करना चाहता है नेहरू हम्म। साहब के साथ, हम्म। तो फिर ये अब मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए। हम्म। अब आज जब आप नहीं अब नहीं, आप लोग लेकिन का वहां मेजर पे नदीम कब्जा शेख, है। यही तो बात है। मैं बताऊं, दरअसल यही तो एक बहुत बड़ी वजह है जो आप बड़े मिस परसेप्शंस लोगों को बांटते रहे हैं, और यही वजह है कि लोगों के मन में नफरत होती रही ना। आप ये समझिए कि तब से लेकर 47 से लेकर 2026 तक अगर आज के वक्त में सबसे बड़ा कंसर्न रहा नफरत का, तो यही एक रहा, यही मानसिकता रही, यही मिसपरसेप्शन, और ये बहुत सबसे बड़ा झूठ रहा है। मैं चाहूंगी कर्नल मलिक साहब जरूर इस बात में इंटरवेन करेंगे। सर, आखिर हुआ क्या उस समय, और क्यों आज के वक्त में ये आतंकी अब्दुल रऊफ जैसे लोग, हाफिज सईद जैसे लोग, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग, या एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो अभी भी उसी चीज को बेच बेच कर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। और बाकी सब तो छोड़िए, हमारे पाकिस्तानी जो गेस्ट है मेजर साहब, उनकी भी तरफ से यही एक बड़ा मिसपरसेप्शन क्रिएट किया गया है। नैना जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और थैंक यू वेरी मच। कई दिनों के बाद आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। नैना जी, ये बात बिल्कुल भी इसमें को तो संदेह ही नहीं है कि जिस तरह से पिछले 80 साल में जो खेल चल रहा है राजनीति का, और एक टेरर फंडिंग का चल रहा है, उसने इस पूरे गेम को बिगाड़ा है। देखिए, एक बात सुनिए, मुझे ना सीधे सीधे बोलने की आदत है, घुमा फिरा के मैं बोलता नहीं। 3 पॉइंट है। पाकिस्तान की आर्मी जब तक वहां पर इस पोजीशन में है और जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी, कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। पास्ट में कोशिश की गई है, उन सब का रिजल्ट नल एंड वॉइड और 0/0 ये रहा है। दूसरी बात यह है कि वहां के जो एक तरह से जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा मतलब इस्लाम की शिक्षा से मैं जुदा करता हूं। मतलब वहां की मस्जिदों में जो भारत के खिलाफ जो रैंटिंग चलती है, रात दिन वह टेररिस्ट उपदेश चलते हैं, और एक तरह से भारत के खिलाफ एक गजवाए हिंद की जो एक पद्धति पे वहां के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, पूरी सिटीजनशिप की एक पौध तैयार होती है, पूरी जनरेशन तैयार। जब तक एंटी इंडिया हेट्रेड बंद नहीं होगा, दोनों देशों के बीच में संबंध नहीं हो सकते। तीसरी चीज ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी कोशिश किए गए और जितने भी ये थर्ड पार्टी आने की कोशिश की गई है, भारत ने इन सबको एक तरह से दरकिनार किया है। चाहे पिछले साल यही देख लीजिए अपने ट्रंप साहब के, मैंने 2 एटॉमिक पावर के बीच में आके समझौता कराने को, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते और कभी नहीं होगा। सवाल होता है कि जब भारत में कमजोर एस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था, तो भारत ने एक सॉफ्ट नेशन का एक टाइटल गेन किया, और सॉफ्ट नेशन के टाइटल के तहत हमने सारे वो कोशिशें की जो इंटरनेशनल पैमानों के तहत, यानी यूएन में बात कराना और किसी दूसरे देश के तहत बात करना, और सो दैट ये बैक चैनल से, यानी बैकडोर चैनल से जो बातें होती थी, कोशिश की चीजों को लगाने की। लेकिन हुआ क्या है कि अमेरिका ने पाकिस्तान, देखिए मैं अमेरिका और पाकिस्तान क्यों ला रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड चीजें हैं। अच्छा। अमेरिका ने पाकिस्तान को तैयार किया सोवियत के खिलाफ 70s के दशक में, और वो काफी हद तक तैयार हुआ। लेकिन जो इस बहाने उनको फंड हथियार दिए गए, वो यूज हुए इंडिया के खिलाफ, फंड साइफन किया गया टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ। आज 15 जो टेररिस्ट ग्रुप है डेजिग्नेट है, वो यूएसए यूएन के द्वारा
एक तरह से बैन किए गए हैं, वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। वहां पर जो भारत के खिलाफ जो एजेंडे चलता है, वो वहां पर उसकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वहां के अच्छे पत्रकार हों या फिर वहां पर ऐसे लोग हों जो भारत और पाकिस्तान के बीच में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को हिमायत करते हैं, उनको नहीं आगे आने दिया जाता। आगे आते हैं एक रेडिकल फौज। रेड फौज का मतलब है कि रेडिकल मास पीपल, जिनको के आईएसआई तैयार करती है और वहां के मदरसों के थ्रू तैयार किया जाता है। उन आतंकवादियों को भारत में पेनिट्रेट कराया जाता है, बॉर्डर के थ्रू भेजा जाता है और धर्म के नाम पर कत्ल गारत को अंजाम दिया जाता है। अभी हुआ क्या, पिछले 10 साल के अंदर भारत में एक तरह से सोच बदली है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, आप किसी जो आदमी कहते हैं ना, सो रहा हो जगा सकते हो, लेकिन जो आदमी बहाना कर रहा हो उसको आप कभी नहीं जगा सकते। तो एक तरह से डोजियर की जो पॉलिसी थी हमारी बंद कर दी, क्योंकि हमारे डोजियर एक तरह से डस्टबिन में फेंके जाते रहे हैं। चाहे वो आप कोई सा भी ले लीजिए, मुंबई दे लीजिए, उसके बाद पठानकोट लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उससे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। हम तो पाकिस्तान से समय समय पर 80s में, 90s में या 2000 के शुरू में ये भी उम्मीद करते रहे कि पाकिस्तान ये ऑफर करेगा कि आइए दोनों देशों का एक जॉइंट ऑपरेशन ग्रुप बनाते हैं और जहां भी आतंकवादी इनको धर पकड़ के इनको बाहर फेंकते हैं। हम कहते हैं भारत की तरफ में से भी आइए, अगर आपको कहीं मिलते हैं तो तैयार है उसके लिए। लेकिन पाकिस्तान की चूंकि आर्मी का एग्जिस्टेंस भारत के खिलाफ है। अगर एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोग भारत के पक्ष में बोलने लगे और जैसे कि वहां का एक बहुत बड़ा एक तंजीम ऐसी है कि जो रियलिटी पे आके बात करना चाहती है, अगर वो लोग समझदारी की बात करने लगे तो कि पाकिस्तान की आर्मी का वजूद क्या रहेगा, किसके खिलाफ लड़ेंगे? इसका रीजन क्या है, ये भी तो कुछ होगा ना। मेन बात तो ये है कि रीजन क्या है। अगर बात पहले सहमति बनी, दोनों देश अलग हुए, उसके बाद में जब ये एक बड़ी तस्वीर पेश की गई कि भाई ये हमारा हिस्सा, अब जो हमारा हिस्सा पहला था हम उसको पाकर रहेंगे, भले ही उसके बदले में कई पुश्ते क्यों ना निपट जाएं। और ये आतंकी अब्दुल रऊफ जैसे लोग, जो हमेशा ये कहा जाए कि भले ही अमेरिका उनको आतंकी मानता है, दिखावा किया जाता है पाकिस्तान की, हाँ भाई हम उन्हें आतंकी मानते हैं, लेकिन घर में उनको किस तरह से बड़ी छूट दी जाती है। और वो बाकायदा भारत के खिलाफ देश विरोधी, ये कहा जाए भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों को अंजाम भी दे देते हैं। जल्दी से कंपाइल कीजिएगा, रीजन क्या है आखिर क्यों आपने कहा कि पाकिस्तान की सेना भारत विरोधी एस्टैब्लिशमेंट है? सवाल मुझसे नाना जी? जी जी, आप जल्दी से कंपाइल कीजिएगा, आपने यही बात कही। जी, मैं 3 पॉइंट बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जब भारत पाकिस्तान हुए थे धर्म के आधार पे हुए थे। पहली बात तो सबसे बड़ा ब्लंडर था कि ठीक है, देश अलग से टूटते भी रहे, युगोस्लाविया टूट गया, बहुत सारे कंट्री टूट गए, सोवियत संघ टूट गया। धर्म के आधार पर जब भी आप बांटोगे कि लोगों के दीवार में बांटने के काम करते हो आप, सबसे पहले गलती ये थी कि जो भी उस टाइम के महानुभाव थे या महापुरुष थे, उन्होंने धर्म के आधार पर जो एग्री किया, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। दूसरी बात, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर से भारत के खिलाफ जो नफरत शुरू हुई, वो नफरत आज तक जारी है। अगर वहां के लोगों ने उसको एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से, साइंटिफिक शिक्षा के माध्यम से वहां के बच्चों को लाइन पर डाला होता, वो बच्चे आज साइंटिफिक तरीके से सोचते और एक वर्ल्ड के धरातल पे आके वो प्रैक्टिकल बात करते। लेकिन वहां बात करते हैं भारत को ये कर देंगे, वो कर देंगे। एनीवे, बहुत बात हो चुकी है। और तीसरा पॉइंट है कि वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत टेररिज्म को वहां का हथियार बनाना। और जैसे कि हमारे पहले प्रवक्ता ने कहा, उनका पूरा सम्मान है कि कट थाउजेंड्स एंड ब्लीड 2000 कट्स, ये जब पॉलिसी पाकिस्तान से अपनाई तो भारत को एक एंड पे आकर, एक तरह से देखा जाए भारत कॉर्नर में आ गया। भले ही हम बड़ा देश है, हम बड़े भाई भी कहलाते हैं और देखा जाए हमसे ही टूट के पाकिस्तान बांग्लादेश बने हैं, लेकिन आप किसी को भी अगर ज्यादा कॉर्नर में लगाओगे उसकी अच्छाइयों के बेसिस पे, तो वो एक न एक दिन वार करेगा। और यही भारत के साथ हुआ है कि भारत ने लीग बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर, आपने कहा ना सॉफ्ट स्टेट, लेकिन हर बार यही सॉफ्टनेस आपको कहीं ना कहीं बड़ी भारी भी पड़ जाती है। वेल, आपकी इस बात पे डॉक्टर सज्जाद बुखारी बड़ी अच्छे से मुस्कुराहट दे रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद वो इस बात को भी समझ रहे होंगे कि वाकई में कहीं ना कहीं पहले गलती हुई और आज भी इसका दंश अलग अलग हिस्सों में लोग झेलते हैं, चाहे बात बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर हो या फिर लोगों की, मासूम लोगों की जब जान जा रही होती है उसका फायदा कहीं ना कहीं लोग उठाते। वेल, आप कुछ कह रहे थे सज्जाद? बहुत शुक्रिया आपका नैना, आत्मा भर दे। और एसके मलिक साहब ने जितनी बात की है, तमाम आपके देश के लोगों ने भी देखा है, हमारे पैनलिस्ट ने भी, तो उसका आधा टाइम मुझे चाहिए और आपने मुझे उसमें इंटरप्ट नहीं करना है। और आप जब तक मुझे इंटरप्ट करती हैं या कोई रेलिवेंट बात नहीं करती, तब तक मैं कोई इस तरह की भाषा नहीं कहता, क्योंकि एज यू सो सो शैल यू रीप वाला फार्मूला होता है। बात यह है कि आपने अपने इंट्रो के अंदर आज फिर जो है वो कल वाला भांड मारा है। मैंने आपको कहा था, मैंने जाके तहकीक की कि आपकी जो ये वीडियो है ना, जिसमें आप मौलवी रऊफ साहब का जिक्र कर रही हैं, ये गुजरावाला में हमारे एक पाक फौज का शहीद था,
जिसको हमने जिसने खाकी को पाकिस्तान के सब हिलाली परचम में लपेट के हम उसको, उनके वालिदैन पेरेंट्स भी वहां पे खड़े हैं, तो हमने उनको सर फखर से बुलंद करके हमने उनकी तदफीन की थी। वहां पे आपने लाकर एक वीडियो जो है कॉपी पेस्ट कर दी वहां पे। अच्छा। और फिर मैंने आपको कल भी सवाल आपके सामने रखा था कि आप जब नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है तो लोग बड़े एहतराम से सर नीचे करके खड़े होते हैं। कोई आजू बाजू निकल रहा है, कोई दाएं निकल रहा है, कोई बाएं निकल रहा है, तो AI जनरेटेड वीडियो जो है अच्छा। वो मैंने कल आपकी एक्सपोज की थी, आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब आते हैं SK मलिक साहब की तरफ, सुन आप लेना। अच्छा नहीं मतलब मैंने देखिए अभी तो आपको इंटरव्यू नहीं किया, मुझे नहीं पता। बिल्कुल ये वही आपने कुछ समय पहले कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने बड़ी डिजिटल और AI वॉर लड़ी, शायद ये आप उसी का जिक्र कर रहे होंगे, आपकी एक्सपर्टीज है उसकी। और मैंने भी आपको बताया था, सुनिए, मैंने भी आपको बताया था आप कितनी चीजों को छुपाएंगे, कितनी चीजों को डिनायल करेंगे। मैंने भी आपको बताया, आपने खासतौर से उस यूनिफॉर्म पे भी सवाल उठाए थे। मैंने तो आपको ये भी बताया विशेष रूप से मिलिट्री पुलिस, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस का एक तरह से एक उसकी शाखा होती है, ये उनकी यूनिफॉर्म थी, पूरी डेटा निकलवाया था। वेल इतना वक्त नहीं था कि मैं आपके साथ में उस पर चर्चा करती, शायद आपको नहीं आइडिया होगा, मेजर नदीम शेख साहब को उसका जरूर आइडिया होगा आखिर क्या तस्वीरें होती हैं। लेकिन ये जो आतंकी है, आतंकी अब्दुल रऊफ, उसको तो आप गले लगाते हैं ना भाई, उसके पीछे ये क्या बड़ा प्रोटेक्शन दी जा रही है क्या पाकिस्तान सेना की तरफ से? चले अभी नैना आप टाइम ना जाया करें ना अपने, क्योंकि हम आपके मेहमान हैं। चलिए, आपको वक्त जाया का अगर अर्थ पता है तो बताइए। जी आप दूसरे देश के लोगों को ज्यादा टाइम दिया करें ना, थोड़ी ये आपको पता है कुछ मॉरल वैल्यूज भी होती हैं, उसको भी थोड़ा सा मौजूद खातिर रखा करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि SK मलिक साहब जो थे वो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी अपने देशभक्तों को सुनाई है। मुझे तो लग रहा था कि अभी आप हाथ बांध के बैठ जाएंगी, बाकी पैनलिस्ट भी हाथ बांध के बैठ जाएंगे। एक तो उन्होंने झूठ बोला, झूठ भी तोल तोल के बोला है, लपेट के उन्होंने जो है ना वो मारे हैं झूठ। तो मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे ये कहूंगा कि आतंकी की पहले डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन जाए। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो आर्टिकल 51 के तहत ये कहती है कि जहां पे इलीगल ऑक्यूपेशन हो तो वहां पे आप आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं, यानी आप मुसल्लह जिद्दोजहद कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सज्जाद, मुझे आप एक बात बता दो, आपके अनुसार ये झूठ बोलना, तोल कर बोलना, आखिर आपके इस अकॉर्डिंग परिभाषा क्या होती है? उन्होंने झूठ क्या बोला? क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर नहीं बना? क्या ये झूठ बोला? आप क्या पहले से ही संसार के अस्तित्व में थे, भारत दुनिया के नक्शे पर थे? क्या ये गलत बोला कि बांग्लादेश जो पहले कभी हिंदुस्तान का, अखंड भारत का, अखंड हिंदुस्तान का जो हिस्सा था, उसके बाद में अलग अलग दुनिया के ये कहा जाए कि उस बड़े मैप पर नजर आए, ये झूठ बोला गया? क्या झूठ बोला गया? क्या ये झूठ बोला गया कि जो पहले के वक्त में एक बड़ी तस्वीर बदली गई, आज भी उसका जहर कहीं ना कहीं घोलने की कोशिश की जाती है? क्या झूठ परोसना चाहते हैं आप? कुर्रे अर्ज के कयाम के बाद जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी रियासतें बट गई, तकसीम हो गई, उन्होंने अपनी आजादियां हासिल की, आपसे छुटकारा हमने हासिल किया, क्योंकि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी थी। उन्होंने ये भांप लिया था, उन्होंने कहा हम आप लोगों के साथ नहीं रह सकते। और आज वहां के मुसलमानों के साथ जो आप लोगों का सलूक है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, जिस तरीके से आप उनको गांव रक्षक के नाम पे कत्ल कर रहे हैं, तो ये आज उसका वाज़ेह सबूत है। गलत तर्क नहीं सज्जाद। हिंदुस्तान में जितना अल्पसंख्यक या मुस्लिम भाइयों को जितनी ज्यादा आजादी और फ्रीडम है ना, आपके पाकिस्तान में भी उनको बोलने की आजादी नहीं है, अधिकार नहीं है उनके ऊपर। आप सुनिए जरा, मैं आपको बता दूं, आप अगर मेरे देश की तमाम नीतियों को लेकर अगर बात करते हैं ना, दरअसल CAA की अगर आप बात कर रहे हैं, तो बल्कि आप ये मान के चलिए कि उन लोगों को एटलीस्ट हम मान्यता या फिर पहचान जो है वो सुनिश्चित करें, जो आपकी तरफ से बड़ी साजिशें रची जाती है ना ऐसे तमाम लोगों को भेजने की, उनकी छुट्टी की जा रही है। जो हिंदुस्तान का है उसको डर ही नहीं, जो हिंदुस्तान की धरती का है उसको टेंशन ही नहीं, जो भारत माता का पुत्र है उसको कोई टेंशन नहीं। आप जो है SK मलिक साहब की बात में आपने इतना उन्होंने झूठ बोला, मुझे बार बार बोलने का दिल कर रहा था, मैंने नहीं बोला। क्या बोला? अरे झूठ क्या बोला? आप झूठ का पुलिंदा मारेंगे और मैं आपको सहमति के साथ में बोलने की अनुमति दूंगी? ये तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा मेरे इस डिबेट में। झूठ में क्या आपत्ति? अच्छा चलिए, झूठ आपको क्या है, झूठ है वो काउंटर कर लेते हैं। क्या आपने समझा? आतंकी अब्दुल रऊफ को आतंकी बोला, आपको ये झूठ लगता है क्या? मैं बताता हूँ मैम, इनको झूठ मैं बताता हूँ। क्या US के द्वारा 15 प्रतिबंधित सारे के सारे पाकिस्तान में है कि नहीं है? बताइए। बंबई अटैक के अंदर कसाब था, कसाब के अंदर गांव भी मालूम है ना, फरीदकोट, केयर ऑफ पंजाब,
पंजाब के अंदर फरीदकोट, सबको एड्रेस मालूम है पूरी दुनिया के अंदर, एक तुम्हारे अलावा, और तुम आके यहाँ पे कहानी परोसने लगते हो। अरे आप झूठ बोलते हैं। वक्फ बिल क्यों मंजूर हुआ था? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की क्या जरूरत पड़ी थी? 35A क्यों रिवोक किया? CAA नागरिकों को नागरिकता देने का अधिकार है सजाद, लेने का अधिकार नहीं है। और हमने यहाँ हजारों, अरे आम के लोग आके हमसे मांगते हैं। 15 लाख सुनो मेरी बात, की शरीयत अदनान कौन है? अदनान सामी, अदनान सामी कौन है बताए? आपने अदनान सामी ने वक्फ बिल क्यों मंजूर करवाया? वक्फ बिल क्यों मंजूर करवाया? मुसलमानों की अमलाक पे कब्जा मुसलमानों क्यों जो किया? ठेका सर पे लेके घूमते हो ना, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा, सबसे खुशहाल मुसलमान भारत के अंदर है। और भारत के मुसलमान जब कहते हैं ना पाकिस्तान में, किसने कहा? टीआरटी की आईए रिपोर्ट देखिए, CBS की आईए रिपोर्ट देखिए, इंसानी हकूक कौंसिल की 40 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुनिए, देखिए। कौन सी रिपोर्ट कह रहे हो आप? कर रहे हैं? किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो आप? गुफ्तगू न करें मलिक साहब। अरे सुनो मेरी बात, तुम्हारे यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा मिलता नहीं, है। नहीं, अरे मलिक सर ये सज्जाद की टैक्टिक्स होती है। सज्जाद, अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें जनाब, आप अपने देश का हाल जरा देखिएगा। आप जरा उन रिपोर्ट्स को देख लीजिए जो आपकी अर्थव्यवस्था गर्त में जाती है। आप जरा उन रिपोर्ट्स का भी एक बार हवाला देख लीजिएगा। हिंदुस्तान में जिन्हें आप अल्पसंख्यक कहते हैं वो बहुत अच्छी बड़ी बहुतायात में हैं, उनकी संख्या बड़ी है, पाकिस्तान की तरह नहीं। पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं वो लगातार कम पे कम होते जा रहे हैं। या तो आप उनको मार देते हैं या तो वो दूसरी जगह पे भागने को मजबूर हो जाते हैं। रोहित शर्मा जी को मैं लेकर आना चाह रही हूं। रोहित शर्मा जी, दो तर्क हो जाते हैं। एक तो बड़े खासतौर से अपनी देश की, इनको ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट्स नजर नहीं आती पाकिस्तान की। पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में बलूचिस्तान में हुए कत्लेआम का जिक्र है। इस साल भी जो 2025 में बड़े स्तर पर लोग गायब हुए वो इनको नजर नहीं आएगी। और मेजर नदीम शेख साहब तो अभी भी 1947 वाले जख्मों को याद कर रहे हैं। उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई वहां की जो रियासतें थी वो पाकिस्तान के साथ जाना ही नहीं चाहती थी, तो क्या उनका जो निर्णय था वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता? देखिए एक चीज के सज्जाद बुखारी साहब को अगर आप 5 मिनट के या 10 मिनट अनइंटरप्टेड दे देना तो इट विल बी बेटर कि मैं उनके कुछ पॉइंट्स पकड़ता हूँ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।